मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के लिए लोग ऐसा थॉट रखते हैं कि इन्हें नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा, पैसा लगाना कहाँ है, पैसा मैनेज कैसे करना है, राइट? जी, फर्स्ट अवार्ड मिला था वो इसी का मिला था, टॉप 10 वुमेन लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट। ऐसे आज के टाइम में भी जो कोई फीमेल्स स्टार्टअप्स कोई करना चाहे तो उसको लेके फंडिंग को लेके क्या इशू होती है? ये है ना कि वुमेन आज भी डिसीजन मेकर नहीं है, तो अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स भी फेल हुए हैं, तो इससे क्या इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा भरोसा कम होता है इन्वेस्ट करने में। फेक इन्वेस्टर्स कैसे फेक हो सकते हैं? शार्क टैंक स्क्रिप्टेड होता है। बहुत सारी शार्क टैंक की कंपनीज शार्क टैंक को छोड़ के हमारे पास आई हुई है फंडिंग के लिए। सिटी गुजरात में है, वहाँ पे बहुत सारे फंड्स ने अपने ऑफिसेस सेटअप करे हैं, फॉरेन फंड्स ने भी, इंडियन फंड्स ने भी, और बहुत लोग वहाँ पे ऑफिसेस सेटअप करें और वहाँ पे बहुत सारा टैक्स फ्री एग्जेम्पशंस है और बहुत आराम से बिजनेस ग्लोबली हो रहा है। जैसे दुबई का फ्री जोन है, वैसे गिफ्ट सिटी है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशल पॉडकास्ट पे। आज का ये पॉडकास्ट काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडी है हमारे स्टूडियो में जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स कंपनीज को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलाती है, उनके बिजनेस को इजीली ग्रो कराने में उन्हें फंडिंग भी दिलवाती है। तो आइए मिलते हैं उनसे। वंदना तोलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो वंदना जी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। तो मेरा खुद की कंपनी है जो 12 ईयर्स से चल रही है जी। उसका नाम कॉन्वेंटो है। हमने ये 350 कंपनीज को हेल्प करी है फंडिंग में इन 45 कंट्रीज में। 5 वीसी फंड्स को हेल्प करा है इन फंडिंग। मैंने खुद 350 प्लस स्टॉक्स दिए हैं जो मेरी वेबसाइट पे हैं। एंड मैं टॉप 10 वुमेन लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट हूँ। वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021-2023 हूँ। वर्ल्ड विमेन कांग्रेस ने मुझे अवार्ड दिया टू बी अ ग्लोबल वुमन लीडर। हिंदुस्तान टाइम्स, गुड़गांव टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी मुझे कवर अप करा है। डॉक्टर किरण बेदी हैज अवॉर्डेड अस टू बी द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in supporting startups in India. Hema Malini has awarded us to be the pioneering women leaders in investment banking space. And 19th November, which is celebrated as Women Entrepreneurs Day, I've been recognized among the top 8 women entrepreneurs of 2024. और 2025 में मार्च 8 को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, I've been recognized among the future women leaders of 2025. वाओ। सो वंदना जी, आप स्टार्टअप कंपनीज को इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट कराती है, उनको फंडिंग दिलाने में हेल्प करती है, तो ये आइडिया कैसे आया? तो मेरा खुद का फंड था सिंगापुर और जकार्ता में फॉर 15 इयर्स, और मुझे फाइनेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज थी शुरू से ही। तो मैंने सोचा जिस बात की नॉलेज है और जो इतने इयर्स करा है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके, तो इसलिए फिर मैंने ये शुरू किया। कोविड तक हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे खुद से ही, बट उसके बाद हमने ये एडवाइजरी। कोविड तक आप लोग खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब स्टार्टअप्स को फंडिंग आप लोग दे रहे थे? हाँ जी। ओके। तो इसके बाद आप लोगों ने मीडिएटर का रोल प्ले करके स्टार्टअप कंपनीज को इन्वेस्टर्स मतलब दिलाते हैं? जी। ओके। तो किस टाइप के, मतलब स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था 99 में आई थिंक आपने स्टार्ट किया था? मैंने इंडिया में 2014 में करा था और उससे पहले 99 में स्टार्ट किया था। तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कितना मुश्किल रहा एक अकेली लेडी को सरवाइव करना? शुरू में थोड़े कमेंट्स ऐसे होते थे कि कंसल्टेंट है और 2 किड्स है, कुछ कर नहीं पाएगी, शी डजंट नो हाउ टू मैनेज मनी, उसके बस की कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे वो खुद ही, क्योंकि मैंने उस पर इतना फोकस नहीं करा और खुद पे करा, तो वो धीरे धीरे वो अचीवमेंट से खुद ही वेव ऑफ हो गया। She doesn't know how to manage money. शायद फीमेल्स के लिए, हर फीमेल्स के लिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के लिए लोग ऐसा थॉट रखते हैं कि इन्हें नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा, पैसा लगाना कहाँ है, पैसा मैनेज कैसे करना है, राइट? जी। सो ये थॉट को ही आपने चेंज किया, ना कि आप उनसे आर्गुमेंट करते, बल्कि आपने अपने सक्सेस के थ्रू उनके थॉट को ही चेंज कर दिया। जी। तो जो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था वो इसी का मिला था, टॉप 10 वुमेन लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट। ओके, नाइस। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। बेस्ट मैनेजमेंट का ही आपको क्या अवार्ड मिला था। जो फर्स्ट फॉरमोस्ट अवार्ड था वो यही था,
टॉप 10 women leaders in wealth management. ओके, तो उस टाइम में आपके और ऐसा कहने वालों के एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस क्या थे? जो मुझे 4th अवार्ड मिला था, बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सपोर्टिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया, वो डॉक्टर किरण बेदी ने लिया था जी। तो उसमें 5 मेल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे और उसमें से एक ने थोड़ा ट्रैश मैसेजेस लिखा था लिंक्डइन पे कि आजा बाहर मैं तुझे दिखाता हूँ इस टाइप कि मतलब वो अवार्ड मिलने के बाद में? हाँ जी, तुम्हें कैसे मिल गया। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजर्स को जाके दिखाया था वो मैसेज। फिर बाद में वो खुद ही बस्टेड हो गए बिकॉज उन्होंने काफी सारे लोगों को कुछ कुछ मैसेज करा था, तो फिर उनका ही सब फिनिश्ड ऑफ हो गया लिंक्डइन पे ही। एग्जैक्टली मतलब वो टॉप 10 में थे और उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, हाँ जी, स्पेशली फीमेल्स को बोल के। जी, क्योंकि उधर उस टाइम पे सिर्फ मैं ही एक फीमेल थी और 5 मेन थे, तो उसमें से मुझे मिल गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मेल ईगो हर्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, होता है। जैसे अब आप देखेंगे आजकल की न्यूज थी जी वो मिस राधिका जो टेनिस प्लेयर थी, जी। उनके फादर ने ही उनको शूट कर दिया बिकॉज ऑफ ईगो। तो ये जो ईगो वॉर होती है ना, ये एक्चुअली ये सबको रियून करती है, बहुत डेंजरस भी होती है। बहुत डेंजरस होती है। इसलिए फर्स्ट थिंग इन बिजनेस होती है कि नॉट टू हैव ईगो, बिकॉज फिर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो इंडिया में स्टार्टअप्स में शीट फंडिंग की काफी प्रॉब्लम होती है हाँ बिजनेस स्टार्ट करने में जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए, जो फर्स्ट फंडिंग होती है वो होती है फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने खुद के नेटवर्क से, या आप अपना खुद का मनी डालो जो जॉब से आपने अर्न करा है। उसके बाद जो आपने ग्रोथ दिखाई, जो नेक्स्ट फंडिंग होती है वो वीसी फंडिंग होती है। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से, एक्चुअली आपको फंडिंग की जरूरत होनी नहीं चाहिए अगर आप खुद से अच्छा कर रहे हो। फंडिंग की जरूरत तब आती है जब आप एक पॉइंट पे आपकी ग्रोथ उतनी है, जैसे एक पॉइंट पे आप हर साल 2 करोड़ ही कर रहे हो, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ डिफरेंट करना है जिससे मैं 5 पे पहुंचूं या मैं 7 करोड़ पे पहुंचूं, तब आपको वीसी की बैकिंग लेनी चाहिए कि आपको ग्रोथ बढ़ाना है, स्टक नहीं रहना है। हाँ, स्टक नहीं रहना है। और कोई कोई फाउंडर्स को लगता है बस स्टार्टअप इज लाइक अ फैशन स्टेटमेंट कि हमें कुछ करना ही नहीं, वेबसाइट के लिए भी पैसे इन्वेस्टर दे देंगे, इसके लिए भी पैसे इन्वेस्टर दे देंगे, तो उस चक्कर में वो अपनी पूरी सेविंग्स भी रुइन कर देते हैं और उस चक्कर में उनको फंडिंग भी नहीं मिलती है। ओके, जैसे आपने कहा कि फैमिली और फ्रेंड्स से आप स्टार्ट कर सकते हो फंडिंग की, तो मे बी शायद फैमिली के स्टेज पे थोड़ा सपोर्ट कर भी देती है। आई डोंट थिंक कि फ्रेंड्स आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड में रहते हो तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके नेटवर्क में अगर आपका एलुमनाई है या आपके नेटवर्क में जो कॉलेज नेटवर्क है या कोई नेटवर्क है जो कहेगा ओके आई बिलीव इन यू, आई विल पुट इन 20 lakhs ओके एंड यू स्टार्ट, फिर देखेंगे क्या होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो करते हैं, तो इसीलिए फैमिली और फ्रेंड्स से आपको फर्स्ट मनी लेना चाहिए। ओके, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टोटल चाहते हैं कि 100% इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करें जी, ऐसे में इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन होता है? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि अभी आप जैसे देखेंगे कि बहुत सारी ईवी कंपनीज जो अभी आई थी पिछले दिनों, उनका भी कैसे बैकफॉल हुआ था फ्रॉम इन्वेस्टर्स मनी। तो फिर इन्वेस्टर्स की अब एक रिस्क कमिटी है, राइट, और रिस्क कमिटी डिसाइड करती है और इन्वेस्टमेंट कमिटी कि हम कितने पैसे डाल सकते हैं, कितने नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें इवैल्यूएशन करना होता है उनके फाइनेंसेस, बैकग्राउंड, वो कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम देखेंगे तो जोमेटो और ब्लिंकिट ने काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है। स्पेशली ब्लिंकिट ने वर्किंग मदर्स के लिए, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपने ब्लिंकिट, आप घर ही तो मार्केट नहीं जा सकते, बिल्कुल है ना, या आपके पास कोई हर बारी तो कोई सर्वेंट नहीं होगा जो आप उसको बेच सकते हो, क्लिक पे चीजें आपकी डोर पे है, और आप उससे मैनेज कर सकते हो, मतलब अपना वर्क और होम एवरीथिंग। तो उस तरीके से क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व करा, कुछ यूनिक लगना कुछ चाहिए। यूनिक, या मेनोपॉज पे आपने क्या सॉल्व करा, या आपने कैंसर पे क्या सॉल्व करा, तो उससे वो आपको पता है कि दिस विल हेल्प, तो फिर वो इन्वेस्ट करेंगे और नेचुरली वो भी बिजनेस करें।
वो क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि उनको आगे चल के एग्जिट मिलेगी, अपना मनी डबल ट्रिपल करेंगे, राइट, इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ उन्हें बेनिफिट दिखेगा वो जी, इन्वेस्ट जी। करेंगे। तो आप किस टाइप के मतलब बिजनेसेस को सेलेक्ट करते हैं? हम लोग तो सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, हमारा टिकट साइज 1 मिलियन टू 100 मिलियन डॉलर्स है। बस हम लिकर, सोलर और रियल एस्टेट हम अवॉइड करते हैं। बट किसी का डॉक्यूमेंट्स बनाना हो या कुछ मतलब फंडिंग के अलावा कुछ और वर्क हो या कोई ऐप हो, जी, या कोई बहुत नॉन पर्सन हमारे पास आए हो वो डील लेके, तो हम कर लेते हैं। जैसे होटल्स की हो या मशीनरी में हो या कुछ ऐसे हो या सोलर पैनल्स हो, वो कर लेते हैं। बट ये कोई आपका जो sector- फर्स्ट आपने जैसे स्टार्टअप को फंडिंग दिलाई थी, मैं जी। चाहती हूँ आप उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जो हमने फर्स्ट स्टार्टअप को फंडिंग दिलाई थी वो एक फिनटेक कंपनी थी। उसको फंडिंग मिल नहीं रही थी बिकॉज उनका नेम थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट रखा हुआ था एंड कोई भी इन्वेस्टर उनमें बिलीव नहीं कर रहा था। नेम डिफरेंट रखा था मतलब? जो एक्सेप्टेबल नहीं था टू दी ऑडियंस की, कैची नेम नहीं था। तो मैं उनको काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास ले गई। मैं उनकी टर्म शीट 15-20 डेज में मैं ले आई और उनको 3 टर्म शीट्स मिली थी, एक सिंगापुर से और एक पुणे के फंड से और एक इंडियन एंजल नेटवर्क है वहां से मिली थी। ओके, तो वो एक्सपीरियंस मुझे याद आएगा क्योंकि मैं ही उनमें बिलीव करे जा रही थी, इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे थे। ओके, तो आप उन पे बिलीव कर रही थी, इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा डर नहीं लगा उस टाइम? नर्वसनेस नहीं हुई? नहीं, उनको भी पता था कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, फाउंडर्स को भी पता होता है कि उनका ये फ्लॉज कहाँ है। अगर वो देखते हैं कि हमने बहुत सारी मीटिंग्स कराई हैं इन्वेस्टर्स के साथ, हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा नहीं बोलते। अगर वो देखते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं मतलब, तो फिर वो पूछते हैं कि भाई व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, इस तरीके से होता है। लेकिन किसी किसी के नहीं होती है मीटिंग्स, किसी किसी की फटाफट हो जाती है। तो कुछ ऐसे मतलब केसेस भी होते होंगे जिसमें इन्वेस्टर्स बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते होंगे? हाँ, नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई केस? होते हैं ऐसे बहुत केसेस जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन उसमें आपने बहुत एफर्ट लगाया फिर भी इन्वेस्टर ने मना कर दिया? तो उसमें क्या होता है, वो उन्हीं को, अब जैसे मुझे 2-3 दिन पहले एक फाउंडर का कॉल आया था। उसने कहा मेरे को लगा पता नहीं क्यों कॉल आया, तो 2-3 years पुराना क्लाइंट है। ओके, तो उन्होंने कहा माय फंडिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ यू। यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने मेरे इतने कॉल्स कराए, तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क, तो मैं आपके लिए 2 और केसेस ला रहा हूँ। इस तरीके से तो ऐसा नहीं है कि हर बारी फंडिंग हो जाती है। कभी ड्यू डिलिजेंस की वजह से नहीं होगी, कभी किसी का MIS में गड़बड़ होगी, कभी किसी का थोड़ा सा बाद में पता लगेगा कि क्या मिस्टेक्स हैं उनकी। तो किस टाइप की मिस्टेक्स होती है? और आप जब इन्वेस्टर्स से मिलवाते हैं किसी भी कंपनी के स्टार्टअप के ओनर को, तो आप क्या चीजें मतलब पहले से उन्हें समझाते हैं? हम उनका पिच डेक हम कोशिश करके बनाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल हम ही बनाते हैं, 1 पेजर टीजर, जो भी इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस प्लान, वो हम ही कोशिश करके बनाते हैं। एंड ये हम उनको जरूर बोलते हैं कि हम ही से बनाएं, क्योंकि हमें पता होता है इन्वेस्टर को क्या चाहिए और हाउ टू सेल इट टू द इन्वेस्टर। और जो मिस्टेक्स होती हैं वो वैल्यूएशन हाई बताना, इन्वेस्टर का मनी मिसयूज करना टू बाय अपार्टमेंट्स, कार्स, स्ट्रीट कैंसर, या कुछ जैसे आपको पता है अभी पिछले दिनों हुआ था, तो कोई कमिलियर्स में अपार्टमेंट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी। इन्वेस्टर्स के पैसों को पर्सनल यूज में नहीं कर सकते, वो दिया होता है बिजनेस यूज के लिए। अनलेस आप बहुत ज्यादा क्लोज हो इन्वेस्टर से, आप कह रहे हो कि ये मैं इस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर आप एज एन फाउंडर आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, तो वो इनफ है आपके, वो अंडरस्टूड है कि दैट इज फॉर योर पर्सनल यूज। फिर उसका आपको आंसर नहीं करना किसी को कि मेरी इतनी सैलरी थी, मैंने ऐसे यूज करी, सैलरी में से यूज करा मैंने। बट जो आपका अभी बिजनेस पार्टनर है, जैसे उनका भी इतना शेयर है, आपका भी है, तो वो पूछेंगे ना कि ये मनी किस में यूज हुआ। मार्केटिंग में बर्न कर दिया आपने, टेक्नोलॉजी बनाने में बर्न कर दिया, स्केल अप करने में बर्न कर दिया,
क्या किया और क्यों इतनी जल्दी खत्म हुआ। सपोज दैट आपने किसी स्टार्टअप कंपनीज को जी। फंडिंग दिला दी, जी, ठीक है, जी, तो आप एक तरीके से मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं दोनों के बीच जी, में। जी। सो कभी कहते हैं जो स्टार्टअप कंपनी ने कुछ गलती की हो या फंडिंग का कुछ मिसयूज किया हो, तो आपके ऊपर कभी कोई बात आई हो या आपको जवाब देना पड़ा हो? नहीं, हमारा काम होता है कि इन्वेस्टर और फाउंडर को मिलाना। जैसे मैरिज ब्यूरो का काम होता है ना कि दो कपल्स को मिलाना। अब उसके बाद मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस वजह से डिवोर्स होता है, उसका हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले ओके, सकते। तो आपका रोल वहीं तक था। वहीं तक होता है हमारा। उनको फंडिंग मिल गई, हमने अपनी सक्सेस फीस ले ली हम्म। और वो दोनों की पार्टनरशिप चालू हो गई। अब आगे चल के अब आप लोग अपना रिलेशन देखो, अब यहाँ हम- तक ही मेरा रोल था। मतलब जैसे आप, इट्स लाइक अ मैरिज ओनली। Right. आप एक पार्टनरशिप करें तो आप कोई कोई लोग मैरिज ब्यूरोज के पास जाते हैं शादी करने के लिए, फिर मैरिज ब्यूरो वाला तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि Exactly. आगे चल के मैरिज में क्या हुआ, कोई गलत पर्सन निकल आया या आप गलत निकल आए या कुछ भी ऐसा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल। वो तो खुद टू पीपल के बीच में है, अदालत के Right. बीच में। तो उसमें हम क्लियरली अपने एग्रीमेंट में ये बात लिख भी देते हैं कि जी, ये इस मामले में हम नहीं है, बस इतना तक हमारा रोल। यहाँ तक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, जहाँ तक हमारी होती है। एट द मोस्ट हम उनसे बात कर लेंगे जस्ट टू गुडविल के उसके ऊपर कि भाई क्या चक्कर है, हम क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे गैप को ब्रिज कर सकते हैं। बट हम बहुत, अगर ऑलरेडी उनका अलाइनमेंट हो चुका है, फिर हम क्या करके करेंगे उनके सिस्टम। बिल्कुल। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे 2 किड्स है, तो लोग काफी अंडर एस्टिमेट करते थे जी। आपको कि क्या ही कर लेगी। तो ऐसे आज के टाइम में भी जो कोई फीमेल्स स्टार्टअप्स कोई करना चाहे तो उसको लेके, फंडिंग को लेके क्या इशू होती है? उसमें मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो फीमेल्स की होती है। किस टाइप की? जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 2 फीमेल्स आई थी, हमने उनकी बहुत हेल्प करी थी। ऐप को कैसे करना है, उनके ऐप में क्या क्या होना चाहिए, उनको फंडिंग भी हमने दिलाई थी। लेकिन हर बात वो जाके बैकएंड पे अपने हस्बैंड से डिस्कस करी थी, नेक्स्ट डे आके वो उसको चेंज कर देती थी। तो उनका खुद का कोई डिसीजन नहीं था। तो इसमें उन्हीं की कहीं ना कहीं गलती होती है। बिकॉज अगर आपने खुद से डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, मतलब अगर आप उससे फिर वेवर कर रहे हो, मतलब किसी और के कहने पे, तो मीन्स आप खुद ही स्टेबल नहीं। देखो, पहले तो ये बात है कि आप डिस्कस कर रहे हो, वो अच्छी बात है, तो या तो आप साथ में बैठ के डिस्कस कर लो। और दूसरी चीज ये है ना कि वुमेन आज भी डिसीजन मेकर नहीं है, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी में कंडीशनिंग है। ध्यान देखिए, शुरू से ब्लू बॉयज के लिए होता है, पिंक गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है, डॉल्स गर्ल्स के लिए होता है, सॉकर बॉयज के लिए होता है, किचन गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए कार्स या अदर सॉकर टाइप टॉयज होते हैं। तो ये हमारे घर से ही शुरू होता है। और फीमेल्स आज के टाइम में अगर कुछ अच्छा अपना करियर बिल्ड करना भी है तो पहले उसे किचन संभालना है, उसके बाद ही वो करियर अपना संभाल सकती है। जी। अब देखिए, जैसे हमारे घर से ही देख लीजिए, अगर हम घर में कितने लोग हैं जो आपको बताएंगे ये आपकी स्किल है, आप ये स्टार्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। या आप कॉलेज आते हो तो कितने फ्रेंड्स हैं जो आपके पास आके आपको बोलेंगे कि यू नो स्टार्ट दिस, यू हैव दिस स्किल, राइट। और कितने लोग हैं जो आपको बोलेंगे ऑफिस में कि यू नो आपकी स्किल ये नहीं है, आपकी स्किल इस डिपार्टमेंट में है, तो ट्राई दिस। कोई आपको स्किल्स के बारे में कुछ सिखाएगा नहीं ना। स्कूल सिखाता है कि, स्कूल ये नहीं सिखाता कि आप ये 10 स्किल्स सीख लो, कभी आपको टफ टाइम आया जी, या आप उस पे कैसे गियर अप कर सकोगे। तो इसी ये जो हमारा कंडीशनिंग है वो ही रॉन्ग है। इसके लिए अपब्रिंगिंग भी रॉन्ग होती है, सबका माइंडसेट भी वैसे होता है, कहीं ना कहीं वही चले जा रहा होता है कि ये ऐसे था तो ये अब ऐसे ही होना है। और एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब 10th हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो उस टाइम में ज्यादातर से बच्चों को पता नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें क्यों करना है, हाँ, इसका फ्यूचर उनसे क्या डिसाइड होगा। वो जब कंप्लीट कर लेते हैं तब उन्हें लगता है मैंने तो ये बेकार ही कर लिया। हाँ, क्योंकि हमको रोट लर्निंग करके सिखाया है हर चीज, और वो सब्जेक्ट सिखाए हैं जिसमें हमको कोई यूसेज नहीं आने वाली। क्या आपने उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई, क्या आपने उनको राइटिंग स्किल सिखाई, लीडरशिप स्किल सिखाई, रिस्क टेकिंग सिखाया, फेलियर को फेस करना सिखाया, हाँ जी, रेजिलियंस सिखाया कि नहीं? तो वो सब तो आपने सिखाया ही नहीं जी। अब उन्होंने क्या ऐसा प्रैक्टिकल गेन करा कि वो खुद से ये बोल सकें कि आई कैन डू दिस। राइट। डिसीजन मेकिंग में भी आप देखेंगे मदर्स फोर्स फीड करती हैं चिल्ड्रन को।
जैसे बस स्टॉप पे भी आप कभी जाएंगे बच्चों को छोड़ने तो देखेंगे मिल्क फोर्स फीड हो रहा है, तो डिसीजन बच्चा कैन नॉट डिसाइड कि उनको खुद क्या फील हो रहा है, क्या खाने का दिल हो रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में भी हम लोग उनको वो करते हैं। जब बच्चा खुद से डिसीजन मेकिंग करेगा, एक दो बार गलती करेगा, रॉन्ग कपड़े पहनेगा, रॉन्ग शूज पहनेगा, रॉन्ग खाना खाएगा, स्टमक इन्फेक्शन होगा, तो उसी से वो सीखेंगे ना कि ये नहीं करना, अब ये करना है। ओवर पैम्परिंग करके हम हाँ। के साथ ही गलत कर रहे हैं। जी जी, तो हम उनको कॉन्सिक्वेंसेस सिखाएं कि ये करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस है, ये करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस है। Right. हम कॉन्सिक्वेंसेस सिखाते नहीं है, हम फिर उल्टा उनको डांटने लगते हैं कि आपने ये क्यों करा, ये क्यों करा, आप बीमार हो गए तो क्यों है, ऐसे ये होता है। राइट। तो उसी वे में बच्चा सीख नहीं सकता। ओके, तो वो जो फीमेल्स, आपने 2 फीमेल्स की एग्जांपल बताई, तो जी। फिर उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर दिया? नहीं, उनकी फंडिंग हो गई थी, ओके। लेकिन उनके डिसीजंस वेवर कर रहे थे। जैसे वीसी फंड के बोर्ड पे भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, बैक एंड पे डिसीजन मेकर कोई और है। ओके, तो डिसीजन जो होता है वो खुद का ही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, हाँ जी और आप खुद से अगर डिसीजन ले रहे हो तो आपको पता है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो ही मैं डिसीजन ले रही हूँ। जी और अगर आपसे डिसीजन लेने को आपको कहा जा रहा है, दैट मींस आप किसी और की बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जी जी, तो वो आप उनसे इफेक्ट होके आपका डिसीजन आ रहा है, वो किसी के इफेक्ट होके आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे घरों में फीमेल्स की लाइफ दूसरों से अफेक्टेड है, इफेक्टेड है। फ्रॉम बॉर्न टू डेथ। हाँ, तो वो चेंज नहीं हो रहा। आपकी लाइफ किसी से भी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, भले आपका सब कुछ लाइक यू हैव टू कट आउट फ्रॉम एवरीबॉडी, ओके कट आउट, बट योर डिसीजन शुड बी ओनली योर्स। एक्चुअली हमारा जो मतलब जनरेशन है ना, ये 2 जनरेशन के बीच में मतलब आप कहो तो पिस रहा है। हाँ। क्योंकि हमें मतलब हो रहा है कि हमें अपना कुछ करना है, जी और जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं उन्हें है कि भाई तुम्हें करना है, लेकिन पहले आप घर के काम करके जाओ। हाँ। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। या हस्बैंड से पूछ लो, हस्बैंड से पूछ लो, उसे ज्यादा पता है। हाँ, या आप कहीं पे जा रहे हो, यू कैन नॉट जस्ट पैक योर बैग्स एंड से हे आई एम लीविंग, Right. बट हस्बैंड कैन से आई एम लीविंग, आई हैव टू गो हियर। यू कैन नॉट जस्ट से, यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन Right. where you have to go, what you have to do, how much you spend, तो वो सब वो होता है। आप वापस कब आओगे, कितना टाइम हाँ, लगाओगे? कितना टाइम लगाओगे, Okay. ये सब है। बहुत सारे चैलेंजेस है। तो फीमेल्स कहीं ना कहीं आज भी मतलब मेल के कंपैरिजन में अपना बिजनेस कम रन कर पा रही है। हाँ, इसीलिए बिकॉज वो खुद ही बैक सीट ले लेती है, राइट। कहीं ना कहीं वो खुद ही बैक सीट ले लेती है। तो वो जी। अगर आप खुद ही बैक सीट ले लोगे, अभी तो बहुत डोर्स ओपन है विमेन के लिए, सब जगह विमेन को प्रमोट करते हैं, विमेन को अप्रिशिएट करते हैं। विद फर्म्स में मैटरनिटी के टाइम पे बहुत सारी फैसिलिटीज Right. देते हैं और बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। आप बैक सीट लेना चाह रहे हो तो फिर वहीं पे, इसलिए वो भी है, अपॉर्चुनिटीज हैं। चॉइस आपकी है। हाँ, चॉइस आपकी है, आप कितनी फाइट मार के, आप कितना, आप नायका को देखिए, नायका सेल्फ मेड है, नायका की जो है वो सेल्फ मेड है, लेकिन आप शार्क टैंक की देखिए, वो हस्बैंड के साथ है, तो डिफरेंस है। डिफरेंस है। नायका सेल्फ मेड है, उनके पास कोई बैकिंग नहीं है, वो नायका सेल्फ है, तो अपने अपने हिसाब से वो खुद को ग्रो कर रहे हैं, खुद के ग्रुप, और आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जी जी। Okay. तो अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स भी फेल हुए हैं, तो इससे क्या इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा भरोसा कम होता है इन्वेस्ट करने में? इन जो फंड होता है उनको साल में इतनी फंडिंग करती हैं, अब फेल हो रही हैं अच्छी स्टार्टअप जो 5-6 साल से चल रही है, एवी कंपनीज वगैरह जो है, वो फेल हो रही है बिकॉज फाउंडर ने मिसहैप करा। अगर फाउंडर्स मिसहैप नहीं करते तो वो क्यों फेल होते। लेकिन अब बहुत कॉशियस हैं, रिस्क कमिटीज हैं, थोड़े बहुत अलग क्लॉजेज हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा वो गड़बड़ नहीं कर पाओगे विद इन्वेस्टर्स, और जो भी आप करोगे विद एन इन्वेस्टर, विद अदर फाउंडर्स, या जो भी आप करोगे आपको कॉन्सिक्वेंस तो फेस करना ही है। राइट। मतलब आप उस टाइम आप स्पर ऑफ द मोमेंट में कर देते हो, बट आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिपरकशंस तो फेस करने ही पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज दैट अभी कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, जी एक कोई फीमेल है, आप मेरा एग्जांपल ले लो, जी। तो आप सबसे पहले क्या एडवाइस करते हो उन्हें? देखिए, पहले तो बिजनेस प्लान बनाइए, पहले देखिए कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं, किसी को दिखाइए बिजनेस प्लान। ठीक। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं, क्या आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, क्या उसमें 2-3
फाउंडर्स और को फाउंडर्स हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। कोई हर एक तो फाइनेंस में नहीं अच्छा हो सकता, कोई मार्केटिंग में अच्छा होगा, कोई सोशल मीडिया में अच्छा होगा, कोई ऑपरेशन में अच्छा होगा। स्किल्स अलग होती है। तो एक टीम फॉर्म करना बहुत एसेंशियल है। फिर आपने कितना मनी खुद का डाला, आपको कुछ ग्रांट्स मिले कि नहीं मिले, आपको फैमिली फ्रेंड से कितने मिले, फिर आपने कितना स्केल अप करा, उसके बेसिस पे आपको फंडिंग मिलेगी। ओके। ऐसे एकदम से कोई आज आप अपने बच्चे को भी 1000 रुपीज देंगे, अगर वो हर हफ्ते आपसे मांगते रहेंगे तो आप बोलोगे बेटा आपने क्या किया, राइट, आप हिसाब लोगे उससे। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो वो व्हाट हैपेंड, डू यू नीड मोर मनी, वेयर आर यू यूजिंग इट, है ना। राइट। आप ऐसे पूछोगे कि हाउ कैन आई हेल्प टू, मतलब हेल्प यू टू मैनेज द मनी, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको क्यों तकलीफ आ रही है। आप थोड़ी ना उसको बस देते ही जाओगे। राइट, आप उससे सवाल करोगे। हाँ, कोई भी इन्वेस्टर्स भी करते हैं। इन्वेस्टर्स भी करेंगे। आप कोई भी, आपका हस्बैंड आपको पैसे देगा, कहीं ना कभी पूछेगा व्हाट यू डिड, आप अपने हस्बैंड को दोगे, वो भी पूछेगी, वाइफ पूछेगी आई गेव यू लास्ट मंथ व्हाट डिड यू डू। राइट। कई बार सैलरी को भी लेके वाइफ पूछती है कि इस मंथ में सैलरी में कम क्यों बचा है, हाँ आपने एक्स्ट्रा कहाँ पे खर्च किया, आप बताओ मुझे। हाँ, एक्सप्लेन। राइट। ओके। तो आप स्टार्टअप्स कंपनी को उनके बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए क्या एडवाइस करती है? हम उनको यही बोलते हैं कि पिच डेक हमसे बनाए और बिजनेस मॉडल हम ही से बनाए, बिकॉज हम जिस तरीके से बनाते हैं, हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी है। हमने 25 इयर्स में न जाने कितने बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो हमसे बनाए तो उनको पता लगेगा कि उनको खुद क्लैरिटी मिलेगी और हमें भी खुद क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, एक फाउंडर थे, उनको लग रहा था कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ, फिर उन्होंने कॉल करके हमको थैंक यू बोला कि अगर आप मुझे ये नहीं बोलते बनाने के लिए तो मुझे ये 10 पॉइंट्स पे क्लैरिटी नहीं आती। ओके। तो इस तरीके से आपको बनाना बहुत जरूरी है। और स्केल अप करना तो आप खुद कितना स्केल अप कर सकते हो, आप में कितनी ड्राइव तो है। पिच में आप लोग क्या बताते हो कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यूएशन जी है? जी जी, राइट। बहुत कुछ आता है उसमें। आपका मार्केट कितना है, आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करा, आपकी टीम क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका रेवेन्यू इस साल में कितना था, उस साल में क्यों था, बहुत कुछ जानना होता है, जिससे आपको पूरे बिजनेस की क्लैरिटी आती है। जी। और वो क्लैरिफिकेशन जब हो जाता है तो इन्वेस्टर्स का मन हो जाता है इन्वेस्ट करने का। वो भी, और फिर वो डीप डाइव करते हैं। जैसे अगर आपने कोई मिठाई बनाई है डायबिटिक फ्रेंडली, सपोज वो जाके टेस्ट करेंगे कि ये बकायदा इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, बकायदा ये डायबिटिक फ्रेंडली है कि नहीं है, जी। इसमें इसने क्या कैसे बनाया है, सब डीप डाइव करेंगे ना। बिल्कुल। आपने 2 किड्स के साथ में इतना सब कुछ अचीव किया, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप अपनी पर्सनल जर्नी हमें बताएं। तो हम अराउंड 11-12 इयर्स पहले इंडिया आए थे 2014 में, और तब मेरी डॉटर और सन बहुत छोटे थे। अब मेरी डॉटर 20 इयर्स ओल्ड है, सन 18 है, और दोनों अपने मतलब कॉलेज स्टडीज कर रहे हैं, फिनिश अभी होने ही वाली है। तो आई थिंक तब थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज बहुत सारा वर्क जगल करना था, कोई बैकिंग नहीं थी, स्कूल भी कुछ छोड़ना है, टिफिन भी बनाना है, ये भी करना है, बहुत सारे थिंग्स करने हैं, उनको होमवर्क भी कराना है, काम भी करना है, तो थोड़ा सा जगल उस टाइम ज्यादा होता था। वो बच्चे बीमार भी होते हैं जब छोटे होते हैं तो, लेकिन आई थिंक फिर यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर लेता है। राइट। अगर आप खुद से डिटर्मिन्ड हो कि नहीं, आपको पता है आपको खुद ही करना है, कोई और तो आने वाला है नहीं, तो इसलिए फिर आप खुद ही करना। कई बार किड्स के साथ अगर आप एंगेज हो या उनकी तबीयत खराब होगी, क्लाइंट से भी मिलने नहीं जा पाते होंगे। हाँ, कोई जगह मैं बच्चों को क्लाइंट्स ले जाती थी, वहाँ उनको आइसक्रीम खिलाने बिठा देती थी, फिर मैं क्लाइंट मीटिंग कर रही होती थी। ओके। या उनको बोलती थी यू डू दिस, आई एम कमिंग। तो ये एक मदर के स्ट्रगल की स्टोरी है। हाँ हाँ, तब भी ऐसे होता था। ओके। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खुद से मैनेज करना शुरू कर लिया। तो इंडिया में क्लाइंट बेस बनाना कितना मुश्किल रहा है? इंडिया में नहीं रहा इतना मुश्किल, बिकॉज आप अगर नेटवर्क मीट्स में जाओ, आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करो इवेंट्स में जाने के लिए, आप अपने लिंक्डइन पे थोड़ा वर्क करो, आप थोड़े अच्छे क्लाइंट्स के लिए वर्क कर लो, तो वो भी आपकी बहुत सारी हेल्प कर देते हैं इन रिटर्न। बिल्कुल, थोड़ा सा आप नेटवर्किंग अच्छा बिल्ड कर लो, हाँ जी हाँ जी, तो वो बहुत तो हेल्प करता है। एक वो इकोसिस्टम खुद ही बन जाता है। Right. तो सबको पता है कि ये
देखिए डील हर बारी क्लोज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहो। हाँ, दोनों डील के, लेकिन उनको पता है कि ये काम अच्छा कर लेंगी। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि डील क्लोज नहीं हुआ है, किसी क्लाइंट को फंडिंग नहीं मिला है, तो उनका रिएक्शन कुछ उल्टा आया हो? एक्चुअली क्लाइंट्स को भी पता है कि उनके मिस्टेक्स क्या है और उनको पता है उनको ये 10 थिंग्स इम्प्रूव करनी है, तो रिएक्शन तो उल्टा नहीं आता। लेकिन वो अब जैसे हमारे पास एक मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी आई थी, आई थिंक उनका बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल था, तो कितना भी हम ट्राई करे थे तो वो उनको बैकफॉल हो रहा था। फिर हमने उनका 9 months ट्राई करा, पर हमने बोला सी अब हम कर चुके हैं, अब नहीं हो रहा, मीन्स दिस इज द पॉइंट, वी कैन नॉट हेल्प चेंज दिस। तो फिर उनको भी समझ आया। और कहीं कहीं जगह कोई खुल के भी अपने फाइनेंसेस नहीं बताते हैं, जैसे कोई MIS में गड़बड़ कर रहा है, कोई अपने अकाउंट्स में कर रहा है, तो वो बाद में जब फंड वाले को पता लगता है तो वो नेचुरली बैकफॉल हो ही जाता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली कंप्लीटली हमारे अंडर नहीं होता कि हम किसी का गला दबा के पैसे नहीं निकाल सकते बिल्कुल। और ना किसी के सर पे गन रखे। हम बस उनको कहते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग दिस डील, हैव अ लुक एट इट एंड वी आर जस्ट यूजिंग आवर 25 years relationships with the MDs of these fund। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी के जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो इन्वेस्ट नहीं जब वो करेंगे। प्रोसेस ड्रिवन है तो तक आपने वो सारे प्रोसेसेस क्लियर नहीं करे राइट। तो गो टू डिफरेंट स्टेजेस। जैसे आप बता रहे थे कि वो वैल्यूएशन भी आप गलत बताते हो, हाँ। तो ये सारी चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स से क्रिएट करती होगी आगे चलकर। हाँ, तो हमारे पास एक कंपनी आई थी, कोविड के बाद ही आई थी, क्लीनिंग का स्टफ तब बहुत निकला था ना, सैनिटाइजर्स, फ्लोर क्लीनर्स, उस पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे, डिटॉल्स पे जो ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, तो उनके CA ने 125 करोड़ की वैल्यूएशन बनाई थी, हम 75 करोड़ की बना रहे थे। 125 करोड़ और 75 करोड़। हाँ, तो इतना डिफरेंस था, तो वो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो वो मैंने उनको बहुत समझाया कि आपके CA आपको खुश करने के लिए ये वैल्यूएशन बना रहे हैं, लेकिन उनको अपने CA को ही फॉलो करना था, तो फिर उसमें उनका बैकफॉल हो ही गया, क्योंकि फिर हम क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि आप तो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि आप ऐसे पेशेंट राइट करो। जी। तो अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, फिर उनको फंडिंग मिली। तो सबसे पहले उन्हें आपकी एडवाइस माननी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, उन्हें सुनना चाहिए। बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग सुनते नहीं है, तो फिर वो अपनी उस पे चल रहे होते हैं, तो फिर नेचुरली कहीं ना कहीं दिस इट हैज टू बी लाइक दैट, दिस हैज टू बी लाइक दैट। एक कंपनी आई थी जिसमें 5 मेन फाउंडर्स थे, वो जब कॉल पे आते थे वो आपस में ज्यादा झगड़ा करना शुरू कर देते थे और इन्वेस्टर के सामने एक दूसरे को कट कर देते। ओके, पहले तो फाउंडर्स 5 थे। हाँ, और 5 मैन थे, मैन फीमेल एक भी नहीं थी। ओके, तो इनकी आप समझो कि मतलब बहुत लोगों का ये होता है कि वो एटलीस्ट 2 फीमेल्स को तो रखते हैं अपने। हाँ जी, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम में वो रखते कम से कम 2 फीमेल्स, लेकिन उनका मेल ईगो था कि वो 5 मेल थे और उसके बाद वो कंटिन्यू आपस में ही डिसएग्री कर रहे हैं। हाँ, और इन्वेस्टर के सामने एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो चुप कर ऐसे। ओके, तो इन्वेस्टर्स को लग रहा है भाई पहले तुम लोग आपस में समझ लो, फिर हम लोग ऐसे कॉल में चुपचाप बैठ के देखते रहते थे ये क्या हो रहा है। ओके, फिर हम बोलते थे यू कैन नॉट डू लाइक दिस इज इन्वेस्टर कॉल, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। जब आप आपस में ही आप लोग एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हो तो फिर बिजनेस को ग्रो कराना पॉसिबल भी नहीं है। और अगर आपकी डिसएग्रीमेंट हो भी रही है तो आप शायद इन्वेस्टर से मिलने से पहले आप लोग अपनी मीटिंग रख के उसको क्लियर कर। जी, बेकार में इन्वेस्टर्स का नाम खराब करते हैं लोग। एक्चुअली इन्वेस्टर्स बहुत पॉलिश्ड, हाईली एजुकेटेड होते हैं और वो बहुत प्रोसेस ड्रिवन तरीके से अपना काम करते हैं। और लेकिन हाँ, फाउंडर्स भी गड़बड़ करते हैं। कोई आजकल मार्केट में फेक इन्वेस्टर्स भी हैं जो टर्म शीट दे के फिर उसको सर्विस नहीं करते हैं, वो भी है, इस टाइप के भी हैं। बट फिर हर तरफ से बैड और गुड तो है ही है। ये तो हम मतलब स्टार्टअप कंपनीज की बात कर रहे हैं। फेक इन्वेस्टर्स कैसे फेक हो सकते हैं? बहुत सारी कंपनीज खुद को वेंचर स्टूडियोज बताती हैं और ये बताती हैं कि हम फंडिंग कर सकते हैं, पर वो कुछ ऐसी टर्म शीट उनको दे देते हैं कि हम आपको फंड करेंगे, लेकिन फंडिंग होती ही नहीं है। और उस फंडिंग नहीं होती है तो नेचुरली उसको एज अ फेक टर्म शीट बोला जाता है। एक क्लाइंट ने हमको एक टर्म शीट दिखाई थी जो उनको USA से मिली थी, जिसमें अंडरराइटिंग चार्जेस 50 लाख थे। ओके, तो उसके टर्म शीट को चार्ज करते थे। हाँ, तो हमने उसको बोला दिस टर्म शीट इज रॉन्ग, यू डोंट गो अहेड विद दिस वन।
तो फिर वो भी आइडेंटिफाई, अब जैसे हम हैं, हमारा तो काम है सबसे रिलेशनशिप बिल्ड करना। इतना डीप डाइव करके किसी के कंप्लायंस में घुस के ये पता लगाना कि ये फेक है कि नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो ये तो काफी मतलब रिस्क है कि मतलब आप समझ लो कि इन्वेस्टर्स, अगर फेक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और टर्म शीट के वो 50 लाख चार्ज कर रहे हैं, जी, तो ऐसे कोई केसेस मतलब सक्सेस हुए हैं उनके? आई डोंट थिंक होंगे, बिकॉज इवेंचुअली सबको पता ही लग जाता है। आजकल सब स्मार्ट है ओके कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी को इन्वेस्टर समझ में आते ही नहीं है। ओके, तो ऐसे में वंदना तोलानी जी की बहुत जरूरत पड़ती है स्टार्टअप कंपनीज को। जी हाँ, तो हम इन्वेस्टर्स भी हमको बोलते हैं, कैन यू सेंड अस दिस टाइप ऑफ कंपनीज, वी आर लुकिंग एट दीज 10। फिर हम उनको उसी टाइप की स्क्रीन करके भेजते हैं। ओके, फिर लेकिन आगे वो भी डबल स्क्रीन करते हैं हमको, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब इट्स अ प्रोसेस जो हमें करना ही है। डेफिनेटली कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यही बिजनेस नहीं, आप कोई भी बिजनेस लेंगे ना, सब में रिस्क है। राइट, कोई भी बिजनेस आप लेंगे, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप कहीं से, आप कितनी जगहों से भागोगे, कहीं ना कहीं आपको खुद फेस करके सपोज दैट कोई बिजनेस अच्छी चल रही है, इन्वेस्टर्स उसके पास अच्छे हैं, फंडिंग उसके पास अच्छी है, लेकिन अचानक से अगर इन्वेस्टर्स बैकफुट पे चल जाते हैं, अपनी वो फंडिंग जो उन्हें दिए रहते हैं वापस ले लेते हैं, तो ऐसे में कंपनी के रेपुटेशन पे कोई फर्क पड़ता है? इन्वेस्टर की भी पड़ता है, कंपनी की भी पड़ता है। ओके, बहुत सारे मतलब सब पे वो न्यूज में तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं, और कोई कुछ बताते भी नहीं है, अपना साइलेंटली कर लेते हैं। तो कई बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी कुछ सही नहीं चल रही होती है, या कंपनी के अंदर कुछ कंपनी फ्रॉड करती है जो न्यूज में आ जाती है जी कि इसने अपने एम्प्लॉइज के साथ या किसी भी चीज में ऐसे इसने फ्रॉड किया या गलत प्रॉफिट दिखा दिया, जी, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी नाराज हो जाते हाँ हाँ, हो जाते हैं, हैं। हो जाते हैं। इसका कोई एग्जांपल अगर आप दे सकते हो? इसमें भी बहुत है, मतलब एक एग्जांपल तो पूरी न्यूज में ही थी, ईवी कंपनी की थी, वो तो आपको पता ही है। तो वो तो पूरा ही, उनका तो पूरा सब खुल गया कि उन्होंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या नहीं करा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो उन्होंने सिस्टम निकाला था वो विमेन के लिए कितना अच्छा था। राइट, विमेन की कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, विमेन कितना सेफली अपने वर्क प्लेस पे पहुंच रही थी। तो वो एक पूरा वो सिस्टम फिर से बिगड़ गया जो क्रिएट हुआ था, विमेन एम्प्लॉयमेंट। बल्कि वो चार्जेस ज्यादा ले रहे थे, फिर भी लोग उस पर हाँ, ट्रस्ट कर रहे थे। जी जी, तो वो भी एक सिस्टम है। अब आप देखेंगे कि जैसे जोमेटो वगैरह भी है, अभी उन्होंने भी कितने टाइम पे विंटर्स में उनके ड्राइवर्स आते हैं, उनके पास जैकेट्स नहीं होते। कितनी बार मैंने दिए हैं जैकेट्स 2-3 ड्राइवर्स को कि आप ले लो जैकेट, आपको ठंड लग रही है। तो आप अपने एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उनको वो साइकिल पे इतने ठंड में आ रहे हैं। अब उन्होंने ये टिपिंग सिस्टम निकाला है, जिससे आई थिंक अब थोड़ा जो ड्राइवर्स हैं वो खाना पीना किसी का नहीं खाते, क्योंकि उसमें वो है टिपिंग सिस्टम है। तो वो कोई, लेकिन हर बार ही कोई टिप ना भी करता है। किसी को लगेगा मैंने बस ये बजट बनाया हुआ है खाने का, तो मैं यही करूंगा। राइट, तो फिर उसमें, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो इससे आपको बहुत, मतलब यू हैव टू बी लाइक रियल ह्यूमन। जैसे कितनी बार मैं रेस्टोरेंट्स में भी बोलती हूँ कि अगर कोई आपको लग रहा है कि जोमेटो ड्राइवर बहुत टायर्ड है, आप उसको पूछ लो कि कैन यू वांट वाटर। जैसे समर्स में वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। समर्स में आते हैं जोमेटो वाले, हम पूछते हैं आपको पानी चाहिए, नो लाइक आप गर्मी लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनको पानी वानी पिला देते हैं जी, कि उनको ऐसा ना लगे कि बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू बी ह्यूमन। बिल्कुल। और ब्लिंकिट में भी यही प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं क्या स्पीड में पहुंचाना होता है, तो उस चक्कर में वो कभी एक्सीडेंट्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली, नीचे मेरी सोसाइटी में एक्सीडेंट हुआ था ब्लैंकेट वाले भैया का। हाँ जी, सो उन्हें, क्योंकि लोग कंप्लेन कर देते हैं, उनकी सैलरी डिडक्ट होने लगी है, तो ये लोगों को भी समझना चाहिए। हाँ, बिकॉज ऑन 16-17 ईयर ओल्ड ब्लिंकिट चला रहे हैं, तो क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके पास मनी नहीं है, कोई इश्यू है। जी जी, तो आई थिंक हम जब इनह्यूमन हो जाते हैं कहीं ना कहीं, हम ये नहीं सोचते कि बैकएंड पे किसी को कितना इफेक्ट होगा। राइट, तो उससे फिर मिस्टेक्स होती हैं, हर चीज का कॉन्सिक्वेंस। सामने से तो हम अपना पावर दिखा दिए, जी जी, उसके बाद लेकिन जो कमजोर इंसान है वो कितना सफर करेगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जी, और ना हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते ही है। जी, आप आज उसमें से गेट अवे कर लेंगे, बट
इवेंचुअली यू हैव टू फेस इट. इट्स बेटर कि आप साइलेंट में अपना काम करते रहो बिल्कुल और फिर यूनिवर्स चार्ज टेक कर लेता है एंड ऑटोमेटिकली आपको दिखता है कि okay, this is चीजें happening. अलाइन हो रही है, सब हाँ कुछ जी, अच्छी हो हाँ रही जी, है. हाँ जी. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन. सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, हाँ, उसके बाद आप जो चाहते हो वो अचीव करो. अचीव करो और आप थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर करो और Right. देखो कि किस टर्म आप कैसे अपने एम्प्लॉयज को चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आपका एम्प्लॉय आपको ट्रीट कर रहा है, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो. देखो होता क्या है ना कि कई बार एम्प्लॉयज जो होते हैं ना अपने एम्प्लॉयर से इतने परेशान हो जाते हैं कि जी. अपना 100% खुश होकर देते भी नहीं है. जी जी. तो हाँ, ये उनकी मतलब बिहेवियर पे काफी डिपेंड करता है. आप वो ENY वाला केस देख लीजिए. वो ENY में जो वो क्यों हुआ था, बिकॉज शी वॉज सो प्रेशराइज. अब हम ये नहीं सिखाते हैं किसी बच्चे को that you have to speak up. When you're pressurized, you Right. speak up or you back off. A world will not come to an end अगर आपने 3 months का sabbatical ले लिया. एग्जैक्टली. आप किसी से कम्युनिकेट करो जाके, किसी को बताओ. तो आई फील कि यहाँ पर उनके पेरेंट्स को भी अगर ये बात पता थी तो दे शुड हैव टेकन एक्शन. एक्चुअली पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को पहले ही बताना जी. चाहिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है तो आप बैकआउट कर जाओ. हाँ, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट जस्ट लीव इट. एग्जैक्टली. आई मीन उस चीज को पकड़ के उसको और इलोंगेट करने से कुछ होने वाला नहीं है. एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब बच्चों को इस होड़ में लगा दिए कि आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस ही होना है, इतने % मार्क्स आने ही चाहिए, आपको पीछे नहीं होना है, डाउनफॉल आना ही नहीं चाहिए. और वो सारी चीजें फेस नहीं कर पाते, बैकआउट नहीं कर पाते. जी. बीच में एक और ऐसा केस हुआ था, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बहुत सारे केस, उसके फादर ने उसको कुछ वो कर दिया था. तो ये सब क्यों करना है हमें, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं. इट्स ओके. आई मीन कोई बच्चा अच्छा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता. आप जस्ट टेक इट इजी. कोई रैट रेस तो है नहीं. मैंने यही बात अपने बच्चों को सिखाई है कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट जस्ट कम बैक, लीव इट, कम बैक, विल सॉर्ट आउट कि क्या करना है. बट अपने आप को उसमें फोर्सफुली घुसा के और अब चर्न होते रहना इज नॉट अ वाइज. आपका पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जिस दिन आपको पता लगेगा ना कि आपके पीस ऑफ माइंड की क्या वैल्यू है, उस दिन वो हमें सिखाना है स्कूल्स में कि सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका पीस ऑफ माइंड. जहाँ हमको लग रहा है कि दिस इज नॉट, ये हमको स्ट्रेसफुल लग रहा है सिचुएशन या कोई, यू नीड टू बैक आउट. बिल्कुल. और आपका बच्चा अगर किसी चीज में अच्छा नहीं कर पा रहा तो आपको पहचानना है कि वो किस चीज में अच्छा कर सकता है, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो होती है. वो पेरेंट्स को समझना है. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सिंगर बनना चाह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर ही बनो, जी जी. 200% दे नहीं पाते. जस्ट हैव टू लेट बी. हर चीज को मतलब अभी सब कुछ सॉल्व करना है, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम. राइट. तो आई थिंक वो हम क्या करते हैं, हमको सब कुछ अभी ही करना है. ये ऐसे बनेगा, वो वैसे होंगे, वो वैसे होंगे, अभी से ही प्लान करनी है. हमें कल का पता ही नहीं. हम नीचे जाएंगे, अभी हम कोई गिर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, किसका कुछ पता ही नहीं है. लाइफ इतनी शॉर्ट है. बिल्कुल. और हम अभी से ही हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें वो करना है. और इतनी ज्यादा उसकी टेंशन ले रखे हैं हम लोग कि प्रेजेंट को हेल बना रखे हैं. प्रेजेंट को हमने हेल बना रखा है. प्रेजेंट में लिव करो, टेक वन डे एट अ टाइम. जो आ रहा है उसको फेस करते जाओ. इंडिया में फंडिंग में ग्लोबल लेवल पे 3rd लेवल पे है जी, लेकिन फिर भी फंडिंग स्लो हो रही है. रीजन? नहीं, इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं एंड इंडिया में फंडिंग रोज होती है. ओके. स्लो नहीं. बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि फंडिंग मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं. एक्चुअली बहुत सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया डिपेंड करती है. आप अगर रोज लिंक्डइन खोलेंगे आपको एक ना एक दिख ही जाएगी स्टार्टअप जिसकी फंडिंग किसी अच्छे फंड से हुई है. फंड्स को भी तो अपना मनी डिप्लॉय करना ही है जी. लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन भी काफी है अगर आप देखेंगे तो. बिल्कुल. तो और इतने सारे कोविड के बाद एंटरप्रेन्योर्स बन गए, इतनी सारी स्टार्टअप्स आ गई हैं जिसको स्टार्टअप का मतलब भी नहीं पता वो भी खोल रहे हैं. बिल्कुल. तो इसीलिए वो कुछ भी करे जा रहे हैं. तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हुआ है कि स्क्रीनिंग में कि कौन सी राइट है, कौन सी राइट नहीं है, कौन सी किस में हमें करना चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट्स तो होती ही रहती है. आप रोज लिंक्डइन खोलेंगे आपको दिखेगा दिस कंपनी गॉट इन्वेस्टेड, दिस कंपनी गॉट इन्वेस्टेड, दिस कंपनी गॉट इन्वेस्टेड. ओके. तो मैं सारी चीजों को आप मतलब इतनी ज्यादा स्टार्टअप्स मतलब कंपनीज खुल रही है कि आप सारी चीजों को फंडिंग नहीं कर सकते. हाँ, यू कैन नॉट. हाँ, आपको
सब फंड्स के खुद के थीसिस होते हैं। कंज्यूमर तो मतलब कंज्यूमर, फूड तो मतलब फूड। फूड में भी आप देखिए कि आजकल फूड में कितना अब आप वो पनीर वाला केस देख लीजिए कि फेक पनीर, आप कोई पनीर इतने शौक से खा रहे हैं उसको पता ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं। बहुत मतलब ब्रांडेड जगह पे भी आप जाके देख लो, जो बहुत बड़े ब्रांड है उनके यहाँ की भी पनीर फेक निकल रही है। जी जी जी, तो आप उसमें कैसे करोगे? फिर भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अभी शार्क टैंक्स का काफी शो पॉपुलर रहा है, जी। तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शार्क्स होते हैं, नहीं, तो ये मतलब फंडिंग लेना सबको लगता है काफी इजी है, शार्क टैंक पे जाओ, तो ये फंडिंग लेना सच में बहुत इजी है? शार्क टैंक पे जैसा दिखाता है सब कुछ वैसा फैंसी है या रियल क्या है? नहीं, शार्क टैंक स्क्रिप्टेड होता है और बहुत सारे जैसे शूटिंग के टेक्स होते हैं वैसे उनके टेक्स होते हैं। कितना उसमें फंडिंग मिलता है कि नहीं हम एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं है, बट आई थिंक उसमें भी वो बस स्क्रिप्टेड है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। स्क्रिप्टेड है तो मतलब वहां पे जो कंपनीज जाती है जी, वो सारी प्री प्लानिंग होती है? पहले से ही सब कुछ होता है, शॉर्ट लिस्टेड, ऐसे बोलना है, ये करना है, इस टाइम पे ऐसा कट करेंगे, इस टाइम पे ये बात बोलेंगे। उनको भी तो पिच रिवाइज करके वो इंस्टेंटली कुछ भी लाइव, अब जैसे पॉडकास्ट है वो लाइव है, उसमें आपके बाल खराब होंगे, आप कैसे बात कर रहे हो, आप मोटे पतले लग रहे हो, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट बिकॉज आप लाइव कर रहे हो, यू कैन नॉट रियली रन अवे फ्रॉम इट। लेकिन शार्क टैंक में तो आप घड़ी घड़ी मेकअप को टचअप दोगे, आप ड्रिंक पियोगे, आप कुछ मतलब डिसाइड करोगे कि मुझे ये लाइन ऐसे बोलनी है। Okay. तो वहाँ पे जो कंपनीज जाती है फंडिंग के लिए, तो वहाँ पे जो लोग पहले से वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि मतलब इस कंपनीज को देना है, तो फिर बाकी कुछ लोगों को वहाँ पे मना भी किया जाता है, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, तो ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है? हाँ, ये शॉर्टलिस्टेड, ये सब उनका प्रोसेस होता है, नहीं तो वो टीवी पे कवर कैसे करेंगे? ओके। ऐसे आप बताइए कैसे कवर होगा? मतलब आप बिग बॉस भी तो स्क्रिप्टेड ही होता है, आप कोई भी लाइव देख लीजिए वो स्क्रिप्टेड ही होता है। के विच में सब मुझे समझ में आ रहा है कि पहले शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं बंदों को, कंपनीज को, उसके बाद उन्हें शो पे इनवाइट किया जाता है, फिर उसकी शूटिंग होती है और उसे टीवी पर दिखाया जाता है। जी जी। ओके, तो सारी चीजें जो फैंसी दिखती है रियल में फैंसी होती नहीं है। और शार्क टैंक में क्या है मैं आपको बताती हूँ, वो देखिए हम लोग, मैं बहुत सारी पिचेस में जाती हूँ, IITs IIMs में, बहुत सारे कॉलेजेस में, जहाँ पे मैं जज होती हूँ और मेरे को पिचिंग लोग मेरे सामने भी करते हैं नॉल, लेकिन हम किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कैसे भी। आप देखेंगे जो हमारी इन्वेस्टर कॉल्स होती हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे इन्वेस्टर्स किसी की इंसल्ट नहीं करते, चाहे वो उस टाइम बोल देंगे कि यू नो दिस इज नॉट, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल गेट बैक टू यू, लेकिन कोई भी आप किसी भी नॉर्मल पर्सन का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देखें, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा यू नो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ जोक, और बट हाँ इससे ये फायदा जरूर हुआ है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता लगा, लोगों को डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में पता लगा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, स्टार्ट घर से भी, शायद लोगों को फंडिंग के बारे में भी इससे नॉलेज आई होगी। लेकिन मतलब हर चीज तो बहुत सारी शार्क टैंक की कंपनीज शार्क टैंक को छोड़ के हमारे पास आई हुई है फंडिंग के लिए। शार्क टैंक जिसको फंडिंग करता था वहां से छोड़ के, मतलब वैसे उनको ऑफर मिला हुआ है, वो ऑफर छोड़ के हमारे पास आए हुए हैं कि आप हमारी फंडिंग करा दो। हम शार्क टैंक तक गए थे पर हमें शार्क टैंक समझ नहीं आया। रीजन आई थिंक जो जिस तरीके से वो वैल्यूएशन पे प्ले ऑन करते हैं, या शायद उनको फंडिंग मिली ही नहीं, या हो सकता है कि यू नो उनको समझ में नहीं आई है उनकी बात, तो फिर वो फंडिंग फिर आप लोग करवाते हो? हाँ, तो हम लोग के पास तो थोड़ा सा फिर आप लोग 7-8 क्लाइंट्स हैं जो शार्क टैंक से आए हुए हैं। कितने? 7-8 अच्छा, हाँ, आ रहे हैं हमारे पास, उनकी ट्रैफिक हमारे पास आ रही है। ओके, तो किस टाइप की कंपनी से लोग रन कर रहे हैं? जैसे एक मिठाई की है, एक AI कंपनी है, ओके, इस टाइप्स की है, कोई मेडिकल की कंपनी है, 2-3 अलग अलग है। काफी इंटरेस्टिंग है, शार्क टैंक से आपके पास आ रहे हैं। हाँ, पहले हमारी जो हम कितनी हमारी कंपनी शार्क टैंक में पिच करने भी गई थी, लेकिन हमने जो वैल्यूएशन बनाई थी तो फिर हमें उनके हिसाब से थोड़ी बनाए, उन्होंने कहा प्लीज आप ये चेंज कर दो, मैं शार्क टैंक में जा रही हूँ ऐसे, तो वो हमें बोलते थे ऐसे, तो
ऐसे भी होता है, वहां से भी यहाँ आ रहे हैं। और मुझे लगता है वो भी अपना वो बिजनेस ही, इट्स लाइक सब अपना, एवरीबडी इज रनिंग देयर शो। राइट, वो उस तरीके से चलाना चाहते हैं, हम इस तरीके से जो जिसमें सेटिस्फाइड एंड हैप्पी जो है। जिसमें सेटिस्फाइड एंड हैप्पी है। आजकल के स्टार्टअप स्पीड, टैलेंट हायरिंग, कैश बर्न और कॉम्प्लाइंस जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप मैनेज करती है, क्या एडवाइस करती है? देखिए, कंप्लायंस तो जैसे सबको पता ही है, प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, उस पर आपको वर्क करना ही है। जीएसटी आपको पे करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास टैक्स इश्यूज हो जाएंगे। आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही है। जी, तो आई थिंक कंप्लायंस में कोई ऐसा सच कोई इशू नहीं है। सब सीएस आपका कंप्लायंस अच्छे से हैंडल कर लेंगे, सीएस भी हैं जो आपका कंप्लायंस कर लेंगे। बट नेचुरली अगर आप बहुत सा टाइम से जीएसटी नहीं पे कर रहे हो, आप बहुत टाइम से अपना टैक्स को ठीक से नहीं चला रहे हो, आपने बैंक के लोन्स रीपे नहीं करे, अपडेटेड नहीं हुआ तो फिर आपका प्रॉब्लम आएगा ही उसमें। तो उसमें मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे चलो, आपको एकदम से ही कोई मिलियनेयर आप नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट अपना पे योर जीएसटी ऑन टाइम, पे यू नो फंक्शन प्रॉपरली, ओके, सारी चीजें आप टाइम पे स्ट्रक्चर pay करो। हाँ, हाँ, उससे जैसे मैं भी जब शुरू में इंडिया आई थी, तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो उनकी कंपनी को मैंने हेल्प करी थी फंडिंग में। वो बार बार कहते हैं आप अपने आप को स्ट्रक्चर करो, आप अपने कंप्लायंस ठीक से करो। तो मैंने उस पर बहुत मतलब प्रैक्टिस कर करके अपने आप को फिक्स करा कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी है, ये ऐसे होती है, यहाँ ऐसे होती है। तो अगर आप आपको खुद को ही ग्रिल और टोस्ट करना है ना, कि मुझे ये 10 थिंग्स करनी है, कि अगर मुझे अब जॉब नहीं करनी है तो मुझे ये 10 थिंग्स करके ये वाले कंप्लायंसेस को फिक्स करना है, राइट। ताकि कल को कोई क्वेश्चन ना उठा पाए आप कि टाइम पे सारी चीजें करो तो हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हमारा लोगो भी जो है वो एसेंशियली हमने उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है लोगो का, क्योंकि लोगो पे भी इशू आ सकता है, ऐसे कंपनी पे भी आ सकता है, तो सब चीज का हमने वो करा हुआ है। तो इसमें टैलेंट हायरिंग को भी लेके काफी प्रॉब्लम होती है। स्टार्टअप्स कंपनी को समझ में नहीं आता जो हायरिंग प्रोसेस है, या सही बंदों को कैसे हायर किया जाए, तो इसके लिए फिर आप कुछ एडवाइस करते हैं? एक्चुअली देखिए, जो हायरिंग प्रोसेसेस होते हैं उसमें आपका एचआर कौन है, उससे भी आपको डिपेंड करता है आपके प्रोसेसेस क्या है, सही कैंडिडेट कैसे आना, आप किस तरीके से अपनी कंपनी को प्रोजेक्ट करें। अगर आपके पास्ट के एम्प्लॉयज ने बैड रिव्यूज लिखे तो नेचुरली नोबडी विल कम, राइट, क्योंकि बंदे तो रिव्यूज देख कर ही आते हैं। हाँ, तो आपने रिव्यूज आपके क्या है, एम्प्लॉयज आपके बारे में क्या बोलते हैं, कहाँ पे आपके बारे में लिखा है कि शी इज गुड विद एम्प्लॉयज और ही इज गुड विद एम्प्लॉयज, बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। आपने अपने विमेन एम्प्लॉयज को क्या ट्रांसपोर्टेशन दिया, आपने विमेन एम्प्लॉयज को क्या फूड फैसिलिटी दी, क्या उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दी कि ये टास्क है, कब खत्म करना है देख लो, लेकिन इसकी डेडलाइन ये है। ये राइट, तो वो सारा डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर भी। हाँ, कंपनी इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स है जैसे स्टार्टअप इंडिया, तो ये सारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हाँ, स्टार्टअप इंडिया में बहुत लोग काम कर रहे हैं और स्टार्टअप इंडिया से आपको ग्रांट्स भी मिलते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि काफी लंबा प्रोसेस है, काफी टाइम लगता है, हमारी विल पावर वीक हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली उनके थ्रू एंगेज करें और अपना काम करें तो हो जाता है। आई थिंक 1.5 months मैक्स में आपके सारे प्रोसेसेस उनके थ्रू हो जाते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। मेरे को तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना मेरे क्लाइंट्स को। ओके, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि इससे इस सारे प्रोसेस में 6 to 7 months भी लग जाते हैं। अगर वो कोई लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जैसे आपने ठीक से अपने फाइनेंसेस को स्ट्रक्चर नहीं करा, बैलेंस शीट्स को, आपका ये MIS को, आपके सेल स्ट्रक्चर को, तो नेचुरली आपको 6 महीने उसी को फिक्स करने में लगते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है इसको थोड़ा सा इजी नहीं किया जा सकता है? नहीं, ये तो देखिए, अब जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक आपको जब लोन देगा तो 10 चीजें चेक करता है, Exactly. है ना, कि आपका कितना टर्नओवर रहा, आपने कितना मनी कहाँ स्पेंड करा, बिल्कुल, आपके ये आपकी सैलरी क्या है, हाँ, सब कुछ, आपको कितना मनी बैंक में आ रहा है, तो उसके वो तो कितना और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आप किधर रहते हो, क्या करते हो, 2-3 लोगों को आपके घर भेजेंगे, तो इसी तरीके से ये भी होता है।
सारी प्रोसेस आपको करना। हाँ, अगर आपने ITR नहीं फाइल करा, वो बोलेंगे कि क्यों नहीं करा, करके आओ। मतलब आपके जो पहले के पेंडिंग काम है उसकी वजह से आपका डिले हो रहा है। जी जी। ओके, सो आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी काफी रहा है। हाँ जी। तो जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या मतलब देखते हैं? सेम चीज होती है, जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे इंटरनेशनल होते हैं। आपकी कंपनी में कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले आपके फाउंडर्स हैं कि नहीं है, आपका टर्नओवर कितना है, आपने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करा, इस तरीके से क्या अगर आपको एक्सपैंड करके US ले जाया जाए तो आप उसमें कर पाओगे कि नहीं, इस तरीके से ये सब फैक्टर्स होते हैं। वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, और इनफैक्ट उनको आयुर्वेदिक कंपनीज बहुत पसंद है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो आयुर्वेदिक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मखानास की हो गई, उसमें भी है। मखानास हेल्थ फूड हो गया, हेल्दी स्नैकिंग उसको बोलते हैं। US में उसको लोटस पफ्स बोलते हैं। ओ, तो ये US तक चला गया है। हाँ हाँ, US में बहुत आयुर्वेदिक का क्रेज है। इनफैक्ट जो ये है जिंदल ग्लोबल जो बैंगलोर में है, US से बहुत लोग वहां जाते हैं ट्रीटमेंट्स कराने। वो बहुत वहां से फ्रेश होके और हेल्दी होके जाते हैं। जैसे नेचुरोपैथी है, उस तरीके के बहुत सारे लोग फॉरेनर्स वहां पे ट्रीटमेंट्स कराते हैं। और हम इंडियंस अपनी जो बेसिक जड़ है उसको छोड़ के हम लोग फॉरेन भागते हैं। हाँ, तो हमको लगता है कि नहीं, हमें वहां जाना चाहिए। यहाँ पे वहां से लोग आ रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, विच मींस ये बेटर है। हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि वरना वी आर कमिंग विद फैमिली टू स्टे इन जिंदल ग्लोबल फॉर 15 days ट्रीटमेंट्स के लिए, और करा के अपना कहते हैं हम फाइन होके जाते हैं। वी लव इंडिया, वी लव इंडिया। आप देखेंगे कि दिसंबर नवंबर से आई थिंक उससे थोड़ा सा पहले से लेके मार्च तक आपको फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स दिखेंगे। आप कहीं पर भी जाओगे आपको बस ऑफ फॉरेनर्स दिखेगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है इंडिया। जी जी जी। एक टैक्सी ड्राइवर मुझे बता रहे थे कि वो बहुत टाइडी और क्लीन होते हैं। वो टिश्यू पेपर भी अपने पॉकेट में डालते हैं, और कहता है उनके साथ ड्राइव करने में गाड़ी हमेशा क्लीन रहती है। क्या बस वो टिप भी आपको 5000 रुपीज दे देंगे, लेकिन उनका बस ये कि आप उनको सेफ्टी से यहाँ से वहां पहुंचा दो, ये उनका मोटिव होता है। जी। लेकिन अगर आप वो कहते हैं थोड़ा सा अनटाइडी रखोगे सब चीज को, तो कहता है वो फिर ड्राइवर के लिए भी पुट ऑफ होता है। बिल्कुल, वो तो कार में चिप्स के पैकेट्स वगैरह ही डाल के उतर जाते हैं। कहता है वो ऐसे बिल्कुल नहीं करते। कहता है मुझे उनके साथ काम करने में मजा आता है। आप जकार्ता में भी काफी टाइम आपने स्पेंड किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि वहां से इंडियन स्टार्टअप्स को कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए, सिंगापुर में ना लॉज बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं और इजी भी हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। ओके, स्ट्रिक्ट भी है, इजी भी है। हाँ, मतलब जैसे कि वहां पे ड्रग्स वगैरह नहीं चलते हैं। सिंगापुर में सीधा आपको जेल हो जाएगी, आप पॉकेट में ड्रग डाल के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। ओके, स्ट्रिक्ट लॉ है। आप डोर खोल के जा सकते हो, आपका घर में चोरी नहीं होगी जिस तरीके से। लेकिन जैसे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, NEFTs, इनके लिए लॉज बहुत इजी है। हमारे इंडिया में अभी उसके लिए लॉज प्रॉपर बने नहीं है, और वो स्टार्टअप्स फंडेड भी नहीं हो रही है। ओके, बिकॉज अभी उसके अराउंड लॉज हमें फंडेड नहीं हो रही, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं चल रही है, या आप लोगों की तरफ से भी नहीं चल रही? क्रिप्टो में और ब्लॉकचेन वगैरह में और NEFT में इंडिया में कम होगी फंडिंग, सिंगापुर वगैरह में इजीली हो जाती है। इससे लोग वहाँ पे होल्डिंग कंपनीज क्रिएट करते हैं, वहाँ पे टैक्सेस में भी बहुत इजीनेस है। लेकिन यहाँ पे अब गिफ्ट सिटी बन गई है। यहाँ टैक्सेस भी काफी हाई है। हाँ, लेकिन यहाँ गिफ्ट सिटी बन गई है, जहाँ पे सिंगापुर जैसे और दुबई जैसे टैक्स फ्री बना दिया है गिफ्ट सिटी को। गिफ्ट सिटी को थोड़ा सा, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, वहाँ पे बहुत सारे फंड्स ने अपने ऑफिसेस सेटअप करे हैं। फॉरेन फंड्स ने भी, इंडियन फंड्स ने भी, और बहुत लोग वहाँ पे ऑफिसेस सेटअप करे हैं, और वहाँ पे बहुत सारा टैक्स फ्री एग्जेम्पशंस है, और बहुत आराम से बिजनेस ग्लोबली हो रहा है। जैसे दुबई का फ्री जोन है, वैसे गिफ्ट सिटी है। ओके, तो गुजरात में वो है। हाँ, गुजरात के हैं गिफ्ट सिटी। तो काफी स्टार्टअप्स कंपनी के लिए बेनिफिशियल है वो जगह। बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो सब लोग एक जगह मिलकर, आप ये कह लो कि एक जगह मिलकर सारे लोग अपने बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं, बिजनेस जोन में जाते हैं। हाँ, ओके, गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे फंड्स ने ऑफिसेस खोली है। तो आई थिंक गिफ्ट सिटी भी एक हमारी वो, अब धीरे धीरे सब चेंजेस आ रहे हैं। जी जी। और जैसे सिंगापुर में आप रात को भी अपनी कार लेके कहीं चले जाओ,
मीटिंग क्लोज कर लो, बिल्कुल सेफ। कोई आपको सेफ है। दुबई में भी आपको 3 o'clock तक आप काम करते रहो, कोई बॉदर नहीं करेगा। जी, लेकिन इंडिया में अगर मुझे 8 बजे के बाद कार लेके कहीं निकलना है, मैं नहीं निकलूँ, सोचना पड़ता है। मैं 10 बार ही सोचूंगी या मैं नहीं जाऊंगी, मैं बोलूंगी आई पोस्टपोन इट टू टुमारो। एग्जैक्टली, मैं भी बिना हस्बैंड के तो शाम के बाद नहीं निकलना पसंद करती। ये थोड़ा इशू अभी भी है, राइट। चाहे आप कितना भी उसको बोलेंगे कि हम एडवांस रहे, यहाँ पे ये इशू आप कितना भी एडवांस हो लो, सेफ्टी कंसर्न सबसे पहले पहले आता आता है। है। आप ऊबर में जाओगे, आप वो आपको शीशे से देखेगा कि आप हमेशा, आप कंफर्टेबल फील करोगे। हाँ, आप हमेशा कंसर्न रहोगे। राइट। आप किसी के ऑफिस में ऐसे नहीं जा सकते, आप हमेशा कंसर्न रहोगे कि वेयर आर वी गोइंग, इज इट सेफ और नो, बहुत सारी चीजें हाँ। माइंड में चलती है, माइंड में चलती है। जस्ट बिकॉज यहाँ का लॉ में अभी भी बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए जी, फीमेल जी। सेफ्टी को लेकर। जी। और सिंगापुर और दुबई जैसी जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट है लॉ, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट। और इसलिए लोग करने से पहले सोचेंगे कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे। आप सिंगापुर में चोरी ही नहीं होगी आपके घर में, आप जी। डोर खोल के चले जाओ, आप कुछ भी पहन के चले जाओ, कितने भी बजे घूमो। दुबई में भी मैं गई हूँ, 3 o'clock तक आप काम कर रहे हो, टैक्सी में जा रहे हो, कोई आपको कुछ करेगा ही नहीं। ओके, तो फिर उसके बाद इंडिया में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? हाँ, होती है, लेकिन अभी तो मैं यूज्ड टू इट हो गई हूँ, मैंने खुद को ही स्ट्रक्चर उस वजह से करा है। लेकिन कि 8 बजे के बाद मुझे काम नहीं करना है। हाँ, 6-7 बजे के बाद वैसे भी नहीं करो तो बेटर ही है। राइट, आप फैमिली टाइम दो, मी टाइम हाँ, दो। हाँ, Okay. तो ये है। तो मैं इवनिंग मीटिंग्स करती भी नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, या नाइट मीटिंग्स अवॉइड ही करती हूँ। अवॉइड करना भी चाहिए। हाँ, डे टाइम में जितना काम है कर लेती हूँ। वुमेन डोंट जस्ट नीड फंडिंग, दे नीड विजिबिलिटी, ये आपने कहा था। हाँ। तो ऐसा क्यों कहा था? देखिए, जैसे बहुत सारी वुमेन है जो बहुत कुछ कर रही जी। है, लेकिन वो विजिबल नहीं है। हमने उनको वो विजिबिलिटी नहीं दी है कि मतलब बैकएंड से काम कर रहे हैं। बैकएंड से करें। तो विजिबिलिटी में जैसे अब एक हमारे पास आई थी कोविड के टाइम पे, उनको यही नहीं पता था कि उनको अपना जॉब छूट गया, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, लिंक्डइन को फिक्स करना है, अपने आप को विजिबल कैसे बनाना है, इंस्टा पे कैसे जाना है, अपने को कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। राइट। तो आई थिंक बहुत सारी वुमेन हो सकता है मुझसे बहुत बेटर काम कर रही हो, हम सबसे बहुत बेटर कर रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं विजिबल ही नहीं है। उनको हम आगे कैसे लाएं, उनको एक पहचान कैसे दिलाएं? कैसे दिलाएं? फंडिंग ही सब कुछ नहीं होता। क्या वीसीज कर सकते हैं कि विमेन फाउंडर्स को स्पेशल विजिबिलिटी मिले कि ये एक वुमन फाउंडर थी, इसने ये करा, राइट। इसको हम ऐसे सपोर्ट कर सकें। अब जैसे मैं बाकी की वुमेन उनको देख के मोटिवेट होके आगे आए। जी, जैसे मेरे को भी लगता है कि मेरे और इन्वेस्टर कनेक्ट्स बने, जो कहें कि ओके ब्रिंग योर स्टार्टअप्स, वी विल फंड इट राइट। and we'll see, we'll look into your startups, we'll have calls। ऐसे कौन कितने इन्वेस्टर्स हैं जो आपको बोलेंगे कम, we are there for you, बिल्कुल। या just bring the work, we'll do। मतलब हम वर्क ही रिलेटेड ही, तो what are we asking for? work, right? कितने ऐसे हैं जो बोलेंगे this woman needs work, we will give her as much as work, we will help her, we will stand by her। कितने ऐसे लोग हैं जो आके बोलेंगे कि no, we will do this for her, where is it that she needs help, let's support her। उल्टा वो आपको डाउन नहीं कर देंगे। बिल्कुल। या तो वो एक वो नहीं है। आपके पॉडकास्ट फील्ड में ही चलो देख लेते हैं कि कोई आपको ऐसा के बोलेगा कम टू माय स्टूडियो, कम आई विल डू दीज 10 थिंग्स फॉर यू एंड वी विल। जैसे मेरे साथ एक बार ही हुआ था दैट आई हैड गॉट वन कंपनी फंडेड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कंपनी थी, तो उन्होंने कहा वरना वी विल डू योर एवरीथिंग, वी विल मेक द नेम ऑफ द कंपनी, वी विल हेल्प यू विद दिस, वी विल। तो उन्होंने करा पूरा सपोर्ट मैं दूंगा। हाँ, ऐसे आपको फोटो खिंचाना है, ऐसे खड़े रहना है, ये करना है, ये चीज करना है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जाके ये बोलेंगे कि आई विल डू दिस फॉर यू, यू डू दिस फॉर मी। आपने एक बात बहुत गहरी बोली कि आप जो दिखते हो आप वो हो नहीं। जी, आप खुद को वैसे शो करते हो जैसे सब लोग चाहते हैं। जी, आप अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं अपने अंदर आप छुपा के, कहीं वो छुप के बैठा हुआ है आपके अंदर। जी, जो आप चाहती है उसकी विजिबिलिटी हो सामने। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सालों बाद इंडिया में काम करके जब मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि अरे मैं तो सब ठीक ही कर रही थी। तो शुरू में मैं कितना शेक्ड अप थी। ओके, मतलब मैं सब ठीक कर रही थी, शुरू में मैं परेशान हो रही थी, बहुत सारी चीजें सोच रही थी। हाँ, कि मैं इतनी शेक्ड अप क्यों थी कि मेरे को
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग ही हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है हम टैलेंटेड नहीं है, लेकिन जब हमारा टैलेंट बाहर आता है तो हमें खुद विश्वास होता है कि ओके वी वर टैलेंटेड, हमें ऐसे करना था, बट नोबडी एक्चुअली रियली लाइक सपोर्टेड। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में आप कॉन्फिडेंट नहीं थी? मैं शुरू में 2 years में बहुत क्वाइट थी। मतलब मैं नाम भी नहीं दिया था कंपनी को, तब हमने 2 years के बाद ही दिया था हमने। तो मैं क्वाइट रहती थी, तो सब बहुत पुश कर रहे थे, डू दिस, गो हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक। ऐसे तो फिर मुझे लगता था ओके बिजनेस, कम टू दिस बिजनेस मीट, we'll get you to meet these 10 people, राइट। like ऐसे। तो शुरू में आपको लगता था, फिर आपको लगता था शायद मे बी यू नो लाइक सेल्फ डाउट तो सबको हिट होता आप है। वहां से लेकर यहाँ तक में आप अपने आप को देखती है तो कैसा लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं 2 साल में कर लेती अगर मेरा बैकिंग होती। मुझे 12 साल लग गए। लेकिन जैसा आपने बताया एक ह्यूज चेंजेस आया आप हाँ, में। आई थिंक चेंजेस बाय टाइम सब में आ जाता है। एंड हम लोग अब काफी सेटल्ड हैं, हर चीज में हम कर सकते हैं। जी। मैं हर चीज से, मुझे पता है मैं डील कर सकती हूँ। पहले मुझे हर चीज एक ना बहुत बड़ी चीज लगती थी, जैसे रॉकेट साइंस की कैसे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं करती गई मुझे लगा ओह इट वाज दैट इजी। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता हाँ, है। यूनिवर्स ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई एंजल आके कि आई विल डू दिस फॉर यू, कम आई विल डू दैट फॉर यू, डोंट वरी, ये वाला काम हम कर हम लेंगे। कर लेंगे। इनफैक्ट इवन बहुत सारी चीजें, किसी ने मेरा लिंक्डइन ठीक कर दिया था। मैम आई डोंट लाइक योर लिंक्डइन। एक फंड मैनेजर थे, लेट मी फिक्स इट, गिव मी योर लिंक्डइन। उससे बच के मेरा लिंक्डइन बनाया। ओके। तो मुझे लगा कि ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है अभी आपके लिंक्डइन पे। हाँ जी, हाँ जी। अब फिर हमने धीरे धीरे और उस पे चेंजेस करे। जी। तो फिर यू हैव टू, मतलब बिजनेस है तो यू हैव टू लुक स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। तो यू हैव टू लुक लाइक इंडिपेंडेंट एवरीथिंग। तो वर्क भी आता है आपको, लेकिन इन्वेस्टर्स भी आपको बोलेंगे कम। हाँ, लोग सपोर्ट करते हैं आपके काम को देखकर। हाँ। जैसे कि आपने एक लाइन बोला कि मैं सही तो कर रही थी। हाँ, ये मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल्स शायद इसलिए कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो डाउट में रहती है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, और बैकफुट पे चली जाती है कि मैं सही नहीं कर रही। जी। और जब वो सक्सेस हो जाते हैं लगता है कि मैं सही तो कर रही थी। हाँ, कि हमें खुद पे सेल्फ डाउट बहुत होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम दूसरों की बहुत सुनते हैं, हम खुद की कम सुनते हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ना, तो हम उन पे काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, और जब वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो उनका उतरा हुआ फेस देख के हमारा मोरल डाउन हो जाता है। जी। शायद ये एक रीजन भी रहता है। आज सुबह मैंने कोट पढ़ा था, जोमेटो के फाउंडर ने डाला था कि योर फैमिली एंड फ्रेंड्स विल नॉट सपोर्ट यू एज मच एज योर न्यू 10 क्लाइंट्स विल। ऐसे कुछ था, मैं एग्जैक्ट लाइंस भूल गई। तो आई थिंक आपकी फैमिली आपको पहले पुट डाउन करती है हर चीज में। वो आपको मिस्टेक्स करने नहीं देंगे, वो आपको मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा बहुत जगहों से, तो यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। 2-3 चीजें होती है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए इंडिया में, कि या तो उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने नहीं दी जाती है कि जहाँ जाना वहाँ पे करना है, और जब वो वहाँ जाते हैं तो जितना करना था कर लिया शादी से पहले, अब यहाँ पे तुम करो। तो यहाँ पे उनका करियर जीरो। और दूसरी चीज ये होती है, अगर वो अच्छा हायर क्वालिफिकेशन वो अचीव भी कर ले, कंप्लीट भी कर ले, तो उसके बाद भी मतलब उनके पास, उन्हें चॉइस दिया जाता है, या तो आप घर संभालो या तो आप बाहर संभालो, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है। जी। तो शादी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कम दिया जाता है। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलेंगे कि शादी मत करो, पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लो, डिसीजन खुद के बनाओ, व्हेन यू आर नॉट रेडी नाउ, कि टेक सम टाइम इट, कि कोई नहीं भी होगी शादी या तो भी कोई वो टैबू थोड़ी ना है। एक चीज मैं पेरेंट्स का मतलब देखती हूँ कि वो बॉयज के एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं लड़की के एजुकेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि मतलब इसे दूसरे घर भेज रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे पेरेंट्स को कहूंगी कि आपको उसे दूसरे घर में भेजना है तो आप उसके एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि नहीं पता है, कुछ भी प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते कि कैसा होगा उसका फ्यूचर। क्योंकि आप और मैरिज को इतना इम्पोर्टेंस देने की वजह से, इससे बेटर है आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे इम्पोर्टेंस दें, कि कौन कितने पे, आप कोई भी हो, बॉय हो या गर्ल हो, आप उसको
जितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, जितना स्ट्रांग बनाएंगे, उनका डिसीजन मेकिंग पावर्स बेटर होंगे और वो खुद अपने लिए राइट पर्सन ढूंढ लेंगे। बिल्कुल। आपको उनके लिए ढूंढने की ढूंढना नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगी। और जैसे आपने कहा शादी को, तो आप मैरिज को आप इम्पोर्टेंस दो, लेकिन उसके बाद एक इंसान को भी इम्पोर्टेंस दो। जी उसकी भी पर्सनालिटी है, उसकी भी लाइफ हो, पहले आप उस इंसान को क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस दो, उसके साथ आप मैरिज को इम्पोर्टेंस दो, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दो। और मुझे लगता है कि आप उन्हें सक्सेस बनाओगे ना, तो उनके मन में कहीं भी कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने ये चीज नहीं अचीव किया। जी उसके बाद वो अपना 100% दे पाएंगे। जी, वो भी है। और इतना ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंस देना है कि इस टाइम पे मैरिज होनी है एग्जैक्टली। और ऐसे ही करनी है, इस तरीके से ही है, वो सब की जरूरत ही नहीं है। उतना इम्पोर्टेंस है कि आपने कितने पैसे कमाए, आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा, आपने घर खरीद लिया कि नहीं शादी से पहले, आपके पास कार है कि नहीं, प्रिपेयर हो या नहीं। हाँ आप फुली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, कि अगर 1 साल के बाद नहीं चला तो आप क्या करोगे, या किसी ने आपको मिसबिहेव करा तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो और आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि नहीं। इससे बेटर है कि आप अपना वर्ल्ड ट्रैवल करो, ठीक है, आप अपना ये खुद का घर खरीदो, खुद की कार लो, खुद अपना जो मैरिज को तो लोग इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं आज हाँ। के टाइम में कि जी 50-50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की डाउरी दे रहे हैं। जी, इतना इम्पोर्टेंट मानते उतना उन्होंने बच्चे के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कलेक्ट कर लिया होता, उसको एडुकेट करा होता कि म्यूचुअल फंड ये होता है, इंश्योरेंस ये है, इतना कर लो सेविंग, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, ये आप अपना एक रेंटल एक फ्लैट रेंट पे चढ़ा दो जिससे आपको इनकम आती रहे। तो वो उसको वो क्यों नहीं एडुकेशन इम्पार्ट करे आप बिल्कुल। कि कैसे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मतलब जो जिससे उसके माइंड ओपन होगा। एग्जैक्टली। लेकिन वो आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज जी। विजिट करेंगे, तो उनका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। जी जी, आप घर में बैठा के वो कुएं के मेंढक बना के अपने बच्चे को नहीं रख सकते। हाँ किसी को भी नहीं रख सकते, आपको उनको वो एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो आज के टाइम में आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का क्या मीनिंग है? देखिए सक्सेस, आप खुद पहले आप खुद पे भरोसा करें वो बहुत जरूरी है। जी। तो वो आपका फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस है। बहुत ज्यादा भरोसा करें और अपने आप को कंपेयर नहीं करें किसी से। Right. आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, हर एक की जर्नी अलग है। आप किसी से किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, एक तो ये है। दूसरा, आप जितना हम्बल और ग्राउंडेड रहेंगे उतना आप लाइफ में ज्यादा अचीव करेंगे। तो आपका जो बिहेवियर है, आपने किससे कैसे इंटरेक्ट करा, आपने भले कितनी भी बड़ाई कर ली, लेकिन आपका बिहेवियर ही रॉन्ग है तो आपने कुछ अचीव नहीं करा। बिल्कुल। सक्सेस इज नॉट ओनली मनी, success is also how you behave, राइट। how you have interacted with people, how you made them feel special, and वो पूरा आपका सक्सेस है। और आपने खुद को डाउट नहीं करा, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आप फिर उस पे हिसाब से आप इतना स्केल अप करोगे, क्योंकि आपको फिर यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। बिल्कुल। और सेकंड थिंग है कि anybody who's criticizing you is only doing so because they are doing less than you. राइट। 100% ट्रू। So don't fall for that, because ये tactics होते हैं जो people use करते हैं to put you down. राइट। Don't fall for that. पोक करेंगे वो हाँ, आपको। वो उसको आप वो मत don't let that affect you. I think रियल सक्सेस इज जब आपने ग्रेसफुली अपने सक्सेस को एक्सेप्ट करा हुआ है, आप ह्यूमिलिटी से चल रहे हो, आपने लोगों से ठीक से बिहेव करा जी। आपने अपने क्लाइंट्स को ठीक से केटर करा। आई थिंक रियल सक्सेस वही है कि आप किस तरीके से हर किसी से चलते हो। आज मैं कितना भी अचीव करूं, लेकिन अगर मेरा बिहेवियर ही रॉन्ग है, लोग पसंद नहीं करेंगे तो इवेंचुअली डाउनफॉल आएगा। तो आप बिहेव कैसे करा अपने एम्प्लॉइज से, अपने सबऑर्डिनेट से। जी। तो आई थिंक दैट इज बिजनेस में आपका या लाइफ में, मेक श्योर योर बिहेवियर इज वेरी करेक्ट, राइट, एंड वेरी थॉटफुल एंड माइंडफुल। वो आप उस पर करेक्शन करते रहे। लाइक मैं अपने पर रोज रात को रिफ्लेक्ट करके सोती हूँ कि मैंने आज क्या करा, ओके, क्या अच्छा करा, क्या नहीं करा क्या मुझे 10 थिंग्स करने चाहिए थे, क्या नहीं करने चाहिए थे। फिर नेक्स्ट डे मैं उस पर वर्क करते हो। तो जितना आप खुद पे वर्क करेंगे, यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी अराउंड यू,
Right. You can change yourself. You have to Yourself. take responsibility of yourself. Yourself, right. तो आप हर बारी विक्टिमहुड में नहीं जी सकते कि मेरे साथ ये हो गया, ब्लेम गेम्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप बस ये कर सकते हो कि यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, योर ग्रोथ, टेक चार्ज ऑफ योर ओन सिचुएशन, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सिचुएशन राइट। एंड मूव ऑन। कोई भी सिचुएशन हो, आप दूसरों को चेंज नहीं कर हाँ। सकते, आप खुद के ऊपर आप काम खुद को करो, चेंज कर लो। थोड़ी सी चीजें चेंज कर दो अपनी लाइफ की। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप लाइफ में कितने भी सक्सेस हो जाओ, आप ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो, यही चीज आपको खास बनाती है। जी, आप शाहरुख खान को ही देख लो, अमिताभ बच्चन जी, हाँ, सब वो कितने ग्राउंडेड है। अब उसके कंपैरिजन में जया बच्चन जी को कोई पसंद नहीं करता। नहीं, क्योंकि वो शाउट करती है। बिल्कुल शाउट करने से आप पावरफुल कभी भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं। आप शाउट करने से आप किसी के ऊपर वो नहीं ये दिखा सकते कि आई एम मोर बेटर, आई एम मोर पावरफुल देन यू। आपका वो बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा कि दिस पर्सन इज शाउटिंग। आप जितना उस बात को आप पोलाइटली टैकल करोगे, उतना वो लोग अंडरस्टैंड भी करेंगे। आप रियल में मतलब सक्सेसफुल तब कहलाओगे जब आप पीठ पीछे भी लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे भी आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, जी, क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट डू दे स्पीक अबाउट यू। राइट। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो टेस्टिमोनियल्स लिखते हैं, फिर दूसरे क्लाइंट्स उनके पास जाके पूछते हैं कि क्या ये, तो फिर वो जो राइट रिव्यू आता है, फिर सारे क्लाइंट्स मतलब मैंने देखा है क्या क्या लोग करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट यू। तो आई थिंक इट शुड नॉट रियली मैटर। आप ठीक से चल रहे हो तो आपका वर्क रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। अगर कोई भी आपके बारे में गलत बोल रहा है तो जी। आप ऑपोजिट में उल्टा रिएक्ट करने की बजाय आप बहुत ही पीसफुली इस चीज को टैकल करो। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सोसाइटी को एक ब्यूटीफुल सा मैसेज दे, क्योंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, बहुत आपको एक्सपीरियंस है, तो आप एक सोसाइटी को मैसेज दें। मेरा तो मैसेज यही है कि वेरी वेरी स्ट्रांगली कि एक तो जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही है वो हमारी वजह से ही हो रही है, बस हमें एक्सेप्ट करना होगा। We are the responsible for. We are responsible, तो we have to accept and अगर एक डोर क्लोज हो रहा है तो उस डोर पे आप वापस कभी भी मत जाए। 20 डोर्स आपके और ओपन हो रहे हैं जिनको आपने देखा ही नहीं। Right. यूनिवर्स आपके लिए अबंडन में बैठे हैं कि आपको पुश करने के लिए, बैकिंग करने के लिए। यू जस्ट हैव टू लुक एट थिंग्स। कोई भी आपको रिजेक्शन फेस हो रहा है, इट्स ओनली हैपनिंग फॉर द गुड, चाहे लाइफ में, चाहे स्पाउस के थ्रू, चाहे कहीं पे भी, जॉब के थ्रू जो रिजेक्शन फेस हो रहा है, बी हैप्पी अबाउट इट कि इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज ओनली हैपनिंग फॉर द गुड and you just have to keep the faith in yourself that how you are as a person, and just keep fixing yourself than fixing other things, and once you do that automatically things will fix around you. Okay. तो यही है। तो आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया सोसाइटी को। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स आज आपने बहुत सारी बातें सीखी होगी, समझी होगी। स्टार्टअप्स कंपनीज को भी बहुत सारी हेल्प मिली होगी। इन्वेस्टर्स किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स कंपनीज को, कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। और वंदना जी की पर्सनल जर्नी से भी वुमेन्स को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो मैं सारे वुमेन्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी विजिबिलिटी को आप सामने लाइए, अपनी पहचान को सामने लाइए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को रिप्रेजेंट करना बंद कीजिए। और मैं फैमिली मेंबर्स को भी कहूंगी कि आप थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट कीजिए उनकी पहचान बनाने में। हम सब से ये सोसाइटी बनता है और हम सब से ही ये कंट्री है। और मैं हमेशा सबको यही मैसेज देती हूँ कि खुश रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे अपने आसपास का जो माहौल है वो आपका अच्छा नहीं होगा। पहले आप खुद को खुश रखिए, खुद को हैप्पी रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।